डायरेक्शनल बिहेवियर नहीं होता उसका। ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे हमने लास्ट लेक्चर में। यस और नो? लास्ट लेक्चर रिवाइज किया सबने? हाँ जी, हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे ना उस दिन। तो हमने क्या था, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होती। इसका क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय दैट प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल? अगर हम यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स स्टडी कर रहे हैं कोबाल्ट का, इसमें हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी कितनी है बताओ जल्दी से। व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी इन दिस केस? 3 + 3 +3। तो प्राइमरी वैलेंसी +3 दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी वजह से आ रही है? यहाँ पर जो हमारे पास 3 क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है उसकी वजह से आ रही है, ठीक है। तो ये 3 क्लोरीन एटम हमारे पास आयोनाइजेबल है। आयोनाइजेबल होने का मतलब क्या होता है कि जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो हमारे पास 2 आयंस बनेंगे, ठीक है। ये आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास कॉम्प्लेक्स गिवन है कोबाल्ट और अमोनिया का, वो डिसोसिएट नहीं होता। इसका मतलब कि जो सिर्फ इसके बाहर प्रेजेंट है ये 3 क्लोरीन एटम्स, यही डिसोसिएट होते हैं। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? जब मैं बोर्ड की तरफ फेस कर रही हूं तब आ रही है? नो मैम, कट रही है आवाज आपकी। मैम आपकी आवाज भी बहुत कम आ रही है मैम। कम है? जी मैम। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे पास यहाँ क्लोराइड आयंस है सिर्फ वही आयोनाइजेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 3 क्लोराइड आयंस। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा हुआ है, जो हमारे काउंटर आयंस हैं जिनकी वजह से हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट अराइज करती है, सिर्फ वही आयोनाइजेबल होते हैं। ये पॉइंट क्लियर है सबको? अभी वॉइस आ रही थी प्रॉपर्ली? वॉइस आ रही थी, अब आवाज समझ आ रही है? करुणा बताओ, शालिमा आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है एविडेंसेस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। तो अपने नोटबुक्स में हेडिंग डालो, एविडेंसेस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। एविडेंसेस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। अब एविडेंसेस को ना हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 एविडेंसेस हैं हमारे पास। एविडेंस का मतलब क्या होता है? एविडेंस एक तरह से प्रूफ हो गया कि जो वर्नर ने पोस्टुलेट्स बताए थे प्राइमरी वैलेंसी के रिलेटेड और सेकेंडरी वैलेंसी के रिलेटेड, वो सही है, ठीक है। तो हमने उन एविडेंसेस को स्टडी करना है। 3 एविडेंसेस हमें प्रोवाइडेड हैं, वो आपको याद होने चाहिए प्रॉपर्ली, ठीक है। पहला एविडेंस जो हमारे पास है that is your precipitation method. Precipitation method. Precipitation method में हम क्या स्टडी करेंगे? बेसिकली हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के 3 मेन कॉम्प्लेक्सेस स्टडी करेंगे कोबाल्ट के, ठीक है। जैसे हमारे पास कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड डॉट 6 अमोनिया। अच्छा, मैंने आपको उस दिन बताया था ना, अगर आपके पास इस तरह से स्ट्रक्चर गिवन है तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? सबसे पहले कौन से लिगेंड्स आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखोगे? न्यूट्रल या आयनिक? कौन से रखोगे अंदर? न्यूट्रल। न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल लिगेंड्स हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। तो अगर हमारे पास ये आइसोमर प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से हुआ है ना। अब इसमें हमारे पास कितने क्लोरीन अकॉर्डिंग टू वर्नर, कितने क्लोरीन यहाँ पे आयोनाइजेबल होने चाहिए? हाउ मेनी क्लोरीन? यस, 3 3 क्लोरीन अकॉर्डिंग टू वर्नर आयोनाइजेबल होने चाहिए। तो हमने इसको चेक किया, एक्सपेरिमेंटली चेक किया कि क्या सच में 3 क्लोरीन ही आयोनाइजेबल है या नहीं। और हमारा एक्सपेरिमेंट
This is basically our complex. We treat it with silver nitrate. और जब हम इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमने ये ऑब्जर्व किया, देखो आपको पता है सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड हमारे पास एक वाइट प्रेसिपिटेट है। क्या है ये हमारे पास? वाइट प्रेसिपिटेट। तो हमें पता है कि सिर्फ जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है वही वाले क्लोरीन आयोनाइजेबल है। तो जैसे आप इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करोगे, ये तीन क्लोरीन आइटम्स जो प्रेजेंट है वो 3 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे और हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? यू विल गेट कोबाल्ट प्लस, यहाँ पे बताओ कितने मोल्स AgCl बनने चाहिए? How many moles of AgCl will be formed here? 3. 3 moles of AgCl, ठीक है? तो ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड हमें तभी मिले, देखो यहाँ पर जो आपका क्लोरीन है अगर उसे सिल्वर के साथ बॉन्ड बनाना है तो उसको इसके साथ जो इसका बॉन्ड था आयनिक बॉन्ड कोबाल्ट के साथ उसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ जिस तरह से लिंक था वहां से अपना लिंकेज हटाना पड़ेगा, तब जाके ये सिल्वर के साथ अटैच होगा। क्योंकि हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 3 क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है और हमें पता है तीनों के तीनों आयोनाइजेबल होते हैं, इस वजह से ये 3 क्लोरीन एटम्स सिल्वर के साथ कंबाइन करके 3 मोल सिल्वर क्लोराइड बना कर देते हैं, ठीक है? तो अब आप नेक्स्ट खुद से करो कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ये होगा तो कितने मोल्स AgCl मिलते हैं हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट इस कॉम्प्लेक्स के लिए देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स का जो भी आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट वाला फॉर्मूला बनेगा उसको ड्रॉ करो और फिर उसके बाद चेक करो कि कितने क्लोरीन आयोनाइजेबल होंगे, ठीक है? और लास्ट पे आपने बताना है कि कितने सिल्वर क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे, ठीक है? मैम एक बार रिपीट कर दो, कनेक्टिविटी चलेगी। एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे मैं ये बात कर रही हूँ कि हमारे पास जिस तरह से हमने इस कॉम्प्लेक्स के लिए सॉल्व किया है कि यहाँ पे आपने पहले स्क्वायर ब्रैकेट के टर्म्स में अपना फॉर्मूला लिखा कंपाउंड का, उसके बाद आपने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके ये दिखाया कि यहाँ हमारे पास 3 मोल सिल्वर क्लोराइड के बनेंगे। पर अगर हमारे पास ये कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कितने मोल्स हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के बनेंगे आपको ये बताना है, ठीक है? अभी क्वेश्चन समझ आ गया सबको? एवरीवन? करुणा क्वेश्चन समझ आया? रिशु आपको? Yes, ma'am. 3. 3 नहीं, 2. यस 2 बनेंगे। दोबारा से क्रॉस चेक करो बाकी सब भी। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ये था, क्वेश्चन में हमारे पास कितने अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं? क्वेश्चन ये है ना हमारे पास कोबाल्ट
ट्राइक्लोराइड डॉट 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। यही है हमारे पास क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का फॉर्मूला क्रिएट करेंगे इसमें। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम सबसे पहले कौन से लिगेंड्स फिल करते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स फिल करते हैं। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोबाल्ट, पहले कितने अमोनिया रखोगे अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के, 5 अमोनिया। अब क्या हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट नहीं हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास आयनिक लिगेंड्स यहाँ प्रेजेंट है उनमें से एक क्लोरीन एटम को हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिल करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लोरीन एटम रखेंगे, बाकी 3 में से कितने क्लोरीन एटम्स बच गए, 2 क्लोरीन एटम्स बच गए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे कितने क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, दैट इज 2 क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट। तो अब यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट यूज होंगे, 2 मोल्स सिल्वर नाइट्रेट के यूज होंगे, ठीक है। इससे हमारे पास क्या होगा, सिर्फ 2 मोल्स सिल्वर क्लोराइड के बनेंगे हमारे पास। तो दैट इज दिस कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म प्लस 2 मोल्स AgCl। ये क्लियर हुई रिएक्शन सबको? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार करो। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड डॉट 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, इसमें देखो कि कितने हमारे पास मोल सिल्वर क्लोराइड के बनेंगे, ठीक है। देखो एविडेंस क्यों है ये, क्योंकि वर्नर के हिसाब से इस कंपाउंड में 2 ही क्लोरीन एटम ऐसे हैं जो आयोनाइजेबल होंगे, और जब हमने इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया तो ऐसा सच में हुआ कि सिर्फ 2 मोल, सिर्फ 2 क्लोरीन एटम सिल्वर के साथ कंबाइन करके सिल्वर क्लोराइड बनाया, पर एक क्लोरीन हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही रहा। तो ये प्रूफ हो गया कि हाँ, जो वर्नर ने स्टेटमेंट दी थी वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट था वो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी थी, और सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होती है। क्लियर है सबको? अब इस फॉर्मूला का बताओ क्या आएगा आपके पास। 1 AgCl। हाँ, तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास कितने मोल सिल्वर क्लोराइड के बन जाएंगे, 1, क्योंकि हमारे पास अमोनिया कितने प्रेजेंट है, वी हैव 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। कोऑर्डिनेशन नंबर को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम्स और चाहिए, तो 3 में से 2 क्लोरीन एटम्स हम यूज कर लेंगे, एक क्लोरीन एटम बाहर रहेगा, तो सिर्फ वो एक ही मोल सिल्वर नाइट्रेट का यूज करके हमारे पास 1 मोल सिल्वर क्लोराइड का बनाए, ठीक है, plus 1 mole of silver chloride will be formed. So this was the first evidence of the Werner's theory, that is precipitation method. तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो आपको कंपाउंड देंगे, जैसे ये कंपाउंड है तो वो पूछेंगे कि इसमें कितने क्लोरीन आयोनाइजेबल है, तो आप बताओगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्योंकि 2 क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे सिर्फ 2 क्लोरीन आयोनाइजेबल है। अगर वो पूछे कितने मोल्स सिल्वर क्लोराइड के बनेंगे तो यहाँ पे 2 मोल्स सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म होंगे, ठीक है। प्रेसिपिटेशन मेथड क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करें। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। ओके, तो नेक्स्ट मेथड लिख लो, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। अच्छा, अभी आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? यस मैम। नेक्स्ट मेथड लिख लो, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले जो आपके पास एक चैप्टर होता है फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस, है ना, उसमें आप पढ़ते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। किसी को पता है व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वो किन चीजों पे डिपेंड करती है? एनीवन, व्हाट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? हाँ जी, क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? सुना है नाम? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है?
ये सारे टर्म्स सुने हैं आपने, डिप्रेशन इन दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, Ma'am, which depend upon the number of solute particles. यस ये सब टर्म्स सुने ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और क्या था याद करो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और क्या था हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे मॉलिक्यूल या हमारे सिस्टम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा आपके पास पार्टिकल्स होंगे उतनी बड़ी वैल्यू होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो हमारे पास हम ऐसे लिख सकते हैं दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Colligative property is directly proportional to number of particles. हमें ये सब नहीं पढ़ना, ये आपका सारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, उसमें कवर होगा। यहाँ पे मैं बस आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगी रिगार्डिंग वन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? ठीक है, तो पहले देखो डिप्रेशन, हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या हो सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन? डिप्रेशन मींस कि डिक्रीज होना, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? एनीवन वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ। 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर मैं प्योर वाटर ले रही हूँ, मतलब वाटर के अंदर मैंने कोई भी चीज ऐड नहीं की हुई है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास वाटर, प्योर वाटर की अगर हम बात करें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही अब देखो वाटर में क्या प्रेजेंट है, वाटर के अंदर हमारे पास क्या होता है? H पॉजिटिव होता है और हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, यही होता है ना। पर जैसे ही इस वाटर के अंदर मैंने, लेट्स सपोज दिस इज वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्या है इसमें? वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड। तो अब इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे या कम होंगे? यहाँ हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होगा? H प्लस भी है, हाइड्रोक्साइड भी है, सोडियम प्लस भी है और क्लोराइड आयंस भी प्रेजेंट है। अगर यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 थे तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने? 4 है ना। तो क्या होता है, जैसे ही आप इसमें सोडियम क्लोराइड या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करते हो जिसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रहता, वो 0 डिग्री से थोड़ा कम हो जाता है। अब कितना कम होता है वो मैं एक्यूरेटली नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं एक रैंडम फिगर लिख रही हूँ कि मान लो आपके पास पहले फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 डिग्री सेल्सियस था तो अब जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट आया दैट इज -2 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया ना। यहाँ पे हमारे पास कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो यहाँ हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट कितना चला गया? -2 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या बोलेंगे, कितना कम हुआ? कितना कम हुआ कैसे निकालोगे? डेल्टा टीएफ हो गया, उसको लिख सकते हैं चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट पहले कितना था माइनस, या फ्रीजिंग पॉइंट अभी कितना है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट पहले कितना था, किसी भी तरह निकाल सकते हो। तो -2 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा -2, है ना। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका चेंज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2 यूनिट्स का। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? जैसे ही आपने, हमारे पास प्योर वाटर था, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, जैसे ही आपने उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जिसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इंक्रीज करने से हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट था प्योर वाटर का वो कम हो गया। पहले 0 डिग्री था, अब कितना हो गया? -2 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या बोलेंगे कि चेंज इन
फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास कितना हो गया 2 डिग्री। इतना पॉइंट सबको क्लियर है? एवरीवन, रिशु, शालिमा, करना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now what we are saying is that colligative property क्या है? Depression in freezing point is a colligative property and it is proportional to number of particles. जितने ज्यादा number of particles होंगे उतना ज्यादा डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट पे। यहाँ डिप्रेशन कितना है फ्रीजिंग पॉइंट में? 2 यूनिट्स का। अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ज्यादा बढ़ा दूं, जैसे कि मैंने वाटर लिया, ठीक है, और वाटर के अंदर मैंने क्या डिसॉल्व कर दिए? 2 मोल सोडियम क्लोराइड। पहले मैंने क्या किया हुआ था? सिर्फ 1 मोल सोडियम क्लोराइड ने बनाया था। एक मोल सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व किया था, तो उससे 1 मोल सोडियम का बनेगा, 1 मोल क्लोरीन का बनेगा। यहाँ मैंने कितने मोल्स डिसॉल्व कर दिए? 2 मोल सोडियम क्लोराइड के। तो यहाँ हमारे पास पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड प्लस 2 सोडियम आयंस प्लस 2 क्लोराइड आयंस। तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे हमारे पास? 2। यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे? 4। और यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं हमारे पास? 6। ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ है? यहाँ। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट था वो और ज्यादा कम हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट आया दैट इज -4 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इस केस में हमारे पास कितना आ जाएगा? -4 -0 डिग्री, दैट विल बी 4 यूनिट्स। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि डिप्रेशन नीचे तक विजिबल है बहुत सबको? यहाँ तक नीचे तक 4 दिख रहा है? Yes, ma'am. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कौन से केस में डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, डिप्रेशन का मतलब जहां डिप्रेशन मतलब कम होना, कौन से केस में, इस केस में या इस केस में, कौन से केस में हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा कम हुआ? ज्यादा कम होने का मतलब ज्यादा डिक्रीज किस में हुआ है? कौन से केस में हुआ है? जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है। हाँ, कौन बोल रहा है? आपकी आवाज नहीं आई। मैम राहुल बोल रहा हूँ मैम, जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है। हाँ, जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, इस केस में जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा थे वहां डिक्रीज भी ज्यादा हुआ है। यहाँ पे 4 यूनिट का डिक्रीज हुआ और यहाँ पे 2 यूनिट का डिक्रीज हुआ। तो ऐसे हमारे पास ना 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें से एक होती है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट का घटना दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? राहुल आपको क्लियर है? करना? Yes, ma'am. ओके। नोट कर लिया सबने? शुड आई रब दिस? तो अब हमने पढ़ना क्या है कि एविडेंसेस ऑफ वर्नर्स थ्योरी की जो हमें पॉइंट्स वर्नर ने बताए थे क्या वो सही थे या नहीं। तो क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट का मतलब है कि आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे हो, ठीक है। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे हैं? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब आप इसमें क्वेश्चन खुद करके देखो। हमारे पास वर्नर थ्योरी के 3 कंपाउंड्स हम ले रहे हैं। वन वी हैव first compound, second compound, and this is your third compound. आपने मुझे बताना है इन तीनों में से डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। किसका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा हमारे पास डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। तो देखो किसका आएगा? शालिमा 1 2 बताओ। 3 1। हाँ जी, फर्स्ट का मैम सबसे ज्यादा होगा। क्या बोल रहे हो? फर्स्ट का हाँ, फर्स्ट का सबसे ज्यादा। फर्स्ट का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इस
6 3 प्लस 3 क्लोराइड आयंस। तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड इन दिस केस? हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स? 4 4। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें कितने मिले हैं? 4। इस केस में कितने मिलेंगे? 3 है ना। तो यहाँ पे 3 मिलेंगे और इस केस में यू विल गेट तो बाय NH3 4Cl2 प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 2। यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4, here number of particles are 3, here number of particles are 2. More is the number of particles, more will be the depression in freezing point. और ऐसा सच में हुआ भी। जब आपने तीनों कंपाउंड्स का फ्रीजिंग पॉइंट नोट किया तो हमने क्या, अच्छा ये बताओ सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा तीनों में से? सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा तीनों में से? फर्स्ट का होगा। फर्स्ट का है ना। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसका होगा और फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम भी इसका होगा। मतलब कि मान लो अगर हम सिंपल वाटर का केस लेते हैं, वाटर का अगर आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, तो अगर आप वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करते हो तो मान लो यहाँ -2 डिग्री आ रहा था, यहाँ -4 डिग्री और यहाँ -6 डिग्री। तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका हुआ? इस केस का है ना, -6 डिग्री। और अगर हम बात करें कि डिप्रेशन किसमें ज्यादा है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 6 यूनिट का, तो डिप्रेशन सबसे ज्यादा इस केस में। सबको क्लियर हो गया क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट? करना क्लियर है शालिमा, राहुल? यस मैम, क्लियर है मैम। Next, write down molar conductance measurement. This is your third qualitative property जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? Write down molar conductance measurement. तो जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने स्टडी किया कि जो हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, है ना। उसी तरह से हम देखेंगे कि पहले मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय मोलर कंडक्टेंस? व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस? करंट के फ्लो होने में कितनी आसानी है उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं ना। कितना इजीली किसी सॉल्यूशन में से करंट फ्लो कर सकता है, कितना इजीली किसी सॉल्यूशन में से करंट पास कर सकता है, कितना जितना ज्यादा फ्लो होगा करंट का तो हम बोलेंगे उतनी ज्यादा सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है। और मोलर का मतलब क्या होता है? एक मोलर, मोलर का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस का मतलब कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। एंड मोलर का मतलब आप सबको पता होगा, मोलर का मतलब आता है मोलैरिटी में से, which are the units of concentration, है ना। अब हम यहाँ देखेंगे कि कंडक्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करती है। कंडक्टेंस मतलब कितना इजीली आपका करंट सॉल्यूशन में से फ्लो कर सकता है। जितना ज्यादा जो आप करंट कौन कैरी करता है, जो आपका चार्ज है कौन कैरी करता है? जो आपके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे अगर हम पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर दें, जैसे हमारे पास क्या है, हियर यू हैव वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम प्लस है और क्लोरीन नेगेटिव है। ये हमारे क्या है? चार्ज कैरियर्स है।
ये रिस्पॉन्सिबल है करंट को कैरी करने के लिए। तो जितना ज्यादा इनके ऊपर चार्ज होगा उतना इजीली करंट फ्लो करेगा और उतना ज्यादा उसकी कंडक्टेंस आएगी। इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करूं, मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं, एक वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड का और दूसरा सॉल्यूशन है वाटर प्लस कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट पे हमारे पास चार्ज कितना होता है? कैल्शियम सल्फेट पे हमारे पास चार्ज कितना होगा? 2 नेगेटिव। +2 ऑन कैल्शियम, 2 माइनस ऑन सल्फेट। तो अगर मैं इसका भी 1 मोलर कैल्शियम सल्फेट ले रही हूँ और इसका भी 1 मोलर सोडियम क्लोराइड ले रही हूँ, तो दोनों केसेस में आपने कंसंट्रेशन तो सेम रखी ना। अब क्या होता है, कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं तो कंडक्टेंस कैल्शियम सल्फेट की ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज ज्यादा है। एक कैल्शियम पे चार्ज +2, सल्फेट पे -2, यहाँ चार्ज +1 -1 है ना। तो जो हमारा कंडक्टेंस है, करंट के फ्लो होने में कितनी आसानी होती है, वो डिपेंड करता है चार्ज पे। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस भी उस सॉल्यूशन की ज्यादा है। ठीक है, ये होता है मोलर कंडक्टेंस की बात। अब अगर हम वर्नर थ्योरी की बात करें, और वर्नर थ्योरी में जो हमने 3 कंपाउंड्स पढ़े हैं उनकी मोलर कंडक्टेंस को अगर हम मेजर करें तो हमारे पास क्या होगा? वही 3 कंपाउंड्स हम लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव कोबाल्ट, किसकी मोलर कंडक्टेंस सबसे ज्यादा आएगी? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टेंस? फर्स्ट की ज्यादा आएगी मैम, देन सेकंड एंड देन थर्ड। हाँ, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना है हमारे पास? यहाँ चार्ज हमारे पास +3 -3 +2 -2 हियर +1 एंड -1। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा हमारे पास क्या हो जाएगी? मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू। तो मोलर कंडक्टेंस का हमारा ऑर्डर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? So these were the evidences of Werner's theory. Last lecture में हमने Werner's theory कवर किया था और यहाँ हमने इसके evidences पढ़े। तो ये हमारे पास वर्नर थ्योरी थी। नेक्स्ट थ्योरी जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बट अभी तक जितना पढ़ा जो वर्नर्स थ्योरी के बारे में था, उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लो। कोई क्वेरीज हैं तो मुझे बताओ, वरना हम आगे स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड। करें आगे स्टार्ट फिर? राइट डाउन नेक्स्ट थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जो आपका एग्जाम है हिमाचल प्रदेश का कॉलेज का, उसमें एमसीक्यूज ना बहुत नाम के हैं। वहां पे अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो स्टेटमेंट के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लंबे लंबे स्टेटमेंट होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया पोस्टुलेट्स भी आपको याद होने चाहिए। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके जितने भी पोस्टुलेट्स हैं वो आप अच्छे से याद कर लेना, ताकि एग्जाम में ऐसा ना हो कि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है, उसके पोस्टुलेट्स पर उसको आपको याद नहीं आ रहा कि स्टेटमेंट क्या थी। तो लर्न द स्टेटमेंट along with that you have to solve the questions also, मतलब you have to solve the numerical portion also of this। ठीक है, तो पहले देखो postulates of valence bond theory। पहले postulates लिख लो, ठीक है। इसके बाद मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। राइट डाउन नंबर 1, metal atom must have vacant s, p and d orbitals for accommodation of electrons, for
accommodation of electrons donated by ligand. ये हमारा पहला पोस्टुलेट है. पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो भी आप मेटल ले रहे हो, मेटल कौन सा लेंगे? ऑब्वियसली मेटल हम वो लेंगे जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बिलोंग करता है ना. ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मतलब डी ब्लॉक में से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंगनीज. ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स. इनमें से जो आपका मेटल है, ये मेटल कैसा होना चाहिए? इट शुड हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल. जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे पास मैंगनीज की, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ मैंगनीज इज 25 में. 25. आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है? D5 हाँ D5 हाँ 3d5 4s2. ठीक है, तो इसमें हमारे पास अच्छा एक चीज जो मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको बताई थी या नहीं, ये हमारे पास n की वैल्यू हो सकती है. n स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 3 4 5 6. अगर मैं बोल रही हूँ कि 1 में हमारे पास ऑर्बिटल सिर्फ 1s होती है, 2 में ऑर्बिटल हमारे पास 2s एंड 2p, 3 में 3s 3p 3d, ऐसे 4 में 4s 4p 4d एंड 4f. ठीक है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है. इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 25. तो अगर मैं इसमें एनर्जी वाइज इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करूं तो पहले हम ऐसे फिल करेंगे. अब यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. ठीक है, पर देखो अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s में फिल किए हुए हैं ना, यहाँ पे अभी 25 कंप्लीट हो गया, चाहे काउंट कर लो एक बार. अब इसका मतलब क्या है? अगर मैंने 4s में एक बार इलेक्ट्रॉन भर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद तो 4p में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जो भी हमारा एलिमेंट है उसमें 4p होगी ही नहीं, ना 4d होगी ना 4f होगा. ऐसा नहीं होता. अगर एक बार आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब जैसे वो आपका 4th शेल में चला गया, तो इसका मतलब अगर 4th में एक बार चला गया, चाहे एक ही गया, उसमें ऑर्बिटल सारी होंगी. 4s भी होगी, 4p भी होगी, 4t भी होगी, 4f भी होगी. पर अगर मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो 4s में प्रेजेंट होगा, बाकी सारी प्रेजेंट होगी पर वो क्या होगी? एम्प्टी होगी. अगर मैंने एक बार 3 लिख दिया 3s, तो इसका मतलब उसमें p भी होगी, d भी होगी. हाँ, f नहीं होगी, पर 3s 3p 3d तीनों प्रेजेंट होगी, चाहे आपकी आगे वाली ऑर्बिटल्स कैसी हो, खाली हो. दैट डज नॉट मीन कि वो प्रेजेंट नहीं है. तो अगर हमारे पास मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है, 3d5 4s2 है, अगर मैंने 4s लिखा तो इसका मतलब क्या है कि मैंगनीज के पास हमारे पास 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बाद इसके पास 4p भी है और इसके पास आगे 4d भी है. चाहे 4p और 4d कैसे हैं? दे आर वेकेंट. ओके, तो हमारे पास पोस्टुलेट कैसा था? मेटल हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसके पास s p और d orbitals they should be vacant for accommodation of the electrons donated by ligand. तो यहाँ हमने देखा कि हमारे पास मैंगनीज में p और d ऑर्बिटल्स कैसे हैं? वेकेंट. पर यहाँ s ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है मैंगनीज के कॉम्प्लेक्स नहीं बनते, पर हम ऐसे देख सकते हैं. अगर हम मैंगनीज 2+ की बात करें तो उसका मतलब सिर्फ 3d5 है, उस केस में 4s 4p 4d वेकेंट हो जाएगा. तो इस तरह के जो हमारे पास मेटल आयंस हैं, they are capable of forming bonds with ligands. Why? Because they have vacant orbitals for the accommodation of electron. इलेक्ट्रॉन को कौन देगा? कोई भी लिगेंड. लिगेंड के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है जो इसको डोनेट करेगा. फर्स्ट पोस्टुलेट क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट लिखो. Write down. Next. Write down suitable number of
vacant orbitals, suitable number of vacant orbitals of equal energy will hybridize to form hybrid orbitals. ठीक है, जैसे हमने मैंगनीज का केस किया था, मैंगनीज 2+, इसमें हमारे पास 3d 5 4s 4p and we have 4d. तो इसमें हमारे पास 4s 4p और 4d. देखो, suitable number of vacant orbitals कौन से हैं? s p और d of equal energy का मतलब क्या होता है? जिसका, अब आपको पता है सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? s की, फिर p की, फिर d की. अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है, जैसे अगर हम बात करें 1s और 2s, किसकी एनर्जी कम होगी? ऑब्वियसली 1s की एनर्जी कम होगी. और जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा है, दैट मींस शेल हायर नंबर ऑफ शेल है, तो उस केस में एनर्जी ज्यादा आएगी. 3s की एनर्जी और भी ज्यादा हो जाएगी, 4s की और भी ज्यादा हो जाएगी. हम बात कर रहे हैं कि वही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होने का मतलब क्या होता है? मिक्स होना. वही ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी या वही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगी जिनकी एनर्जी आपस में सेम है. इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा 2s है वो 2p के साथ मिक्स हो सकता है क्योंकि दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगी. अगर हम बात करें कि ऑब्वियसली 2s की एनर्जी 2p से तो कम ही होगी, पर स्टिल उनके बीच में एनर्जी गैप इतना ज्यादा नहीं होगा. ठीक है, पर अगर मैं सोचूं कि मुझे क्या करना है, 2s को मिक्स करना है 5s के साथ, क्या ऐसा हो सकता है? क्या 2s और 5s कभी आपस में हाइब्रिडाइज कर सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि इनके बीच में हाइब्रिडाइज होने के लिए एनर्जी सेम होनी चाहिए और 2s की एनर्जी काफी कम होती है एज कंपेयर टू 5s, इसलिए वो मिक्स नहीं हो सकते. वही ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे जिनकी एनर्जी सेम होती है, जैसे कि 3d 4s 4p 4d. इन सब की एनर्जी का ऑर्डर हल्का हल्का चेंज होता है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है. ठीक है, अगर देखो, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, जैसे कि 4s 4p, दोनों में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो ऑब्वियसली उनमें एनर्जी डिफरेंस कम होगा, तो उनकी मिक्सिंग हो सकती है. या फिर जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 यूनिट का चेंज है, जैसे कि 3d एंड 4s. इन दोनों में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जो डिफरेंस है 4 - 3 दैट इज 1. तो अब ये भी हाइब्रिडाइज कर सकते हैं क्योंकि इनमें गैप कम है. पर अगर मैं सोचूं 1s को 4p के साथ मुझे हाइब्रिडाइज करवाना है तो वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो वी आर सेइंग दैट दोस ऑर्बिटल्स व्हिच आर वेकेंट विल हाइब्रिडाइज जिनकी एनर्जी आपस में सेम होगी. तो हाइब्रिडाइज होने के बाद क्या होगा? एक मान लो आपके पास क्या है, एक s 3p और 2d आपस में मिक्स हो गए. कितनी ऑर्बिटल्स मिक्स हो रही है हमारे पास यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6. अगर 6 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रही है तो 6 ही नई ऑर्बिटल्स बनेगी आपके पास. ठीक है, सेम नंबर. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगी तो 6 ही नई ऑर्बिटल्स बनेंगी और इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल का sp3d2. एक s3p ऑर्बिटल्स और 2 d ऑर्बिटल्स जब आपस में मिक्स होते हैं तो 6 नई sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं. इसका नाम भी क्या होगा? sp3d2. इसका भी सबका नाम क्या होगा? sp3d2. अगर मान लो एक s और 3p आपस में मिक्स होते हैं तो इसका मतलब एक s और 3p अगर आपस में मिक्स होंगे तो 4 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी और चारों का नाम क्या हो जाएगा? sp3. ठीक है, चारों का नाम हमारे पास क्या हो जाएगा? sp3. ये पॉइंट क्लियर है सबको? एवरीवन? यस मैम.
Write down third postulate. Filled orbitals of the ligand overlap with vacant orbitals of metal to form coordinate bond. ठीक है? Filled orbitals of the ligand overlap with each filled orbitals of the metal of the ligand. ठीक है? Will overlap with vacant orbitals of metal to form coordinate bond. इसका मतलब हमारे पास मैंगनीज का भी अगर हम एग्जांपल लेके चले, इसमें 3d5 4s 4p then 4d, पहले ये आपस में मिक्स होंगी, एक s 3p और लेट्स सपोज ये वाली 2d ऑर्बिटल्स ये मिक्स हुई तो हमारे पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। अब हमारे पास क्या हो रहा है, लेट्स सपोज लिगेंड कौन सा था, NH3, NH3 में डोनर एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का क्या काम है, नाइट्रोजन अपने हमने क्या बोला, फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड, ये दो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजन के, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल्स में, और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल कौन से है, हाइब्रिडाइज्ड sp3d ऑर्बिटल्स। ऐसे ही 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, ठीक है, ये हमने लिखा। और बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है दूसरे एटम की वेकेंट ऑर्बिटल में, और बाद में इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन ligands are of two types, weak field ligand, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। वीक फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं, डू नॉट पेयर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स पेयर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ metal, ठीक है, they pair the electrons of metal। अब इसके साथ ना आप लिख लो एग्जाम्पल, ठीक है, ये लिख लो। कुछ एग्जांपल्स हैं वीक फील्ड लिगेंड्स के और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के, इसको एक बार नोट करो, मैं इसका मतलब आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट इज वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड। So let's suppose we have two complexes, एक आपके पास है मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स साइनाइड के साथ, और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है मैंगनीज का वाटर के साथ। मुझे दोनों में मैंगनीज की प्राइमरी वैलेंसी बताओ कितनी होगी, या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। Three. So in Plus both the three. complexes, manganese is present in +3 oxidation state.
मैंगनीज इन टर्शियरी ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3d कितने होंगे? फोर बताओ। 4 4 4s 0, यहाँ पे भी 3d 4 4s 0 है ना। इसका मतलब ये हो गया 4s, then you have 4p, then you have 4d, है ना। यहाँ पे भी पहले 3d में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, you have 4s, then 4p and then 4d। यही है हमारे पास दोनों केसेस में। अब दोनों केसेस में सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? मैम 6 दोनों केसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ लिगेंड 6 होंगे। तो 6 लिगेंड्स का मतलब कि 6 लोन पेयर है आपके पास। और लिगेंड का क्या काम होता है? लिगेंड का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में। एक लिगेंड एक लोन पेयर मेटल की एक वैकेंट ऑर्बिटल में अगर डोनेट करेगा तो 6 लिगेंड्स 6 डोनर एटम्स के साथ, मतलब कि 6 लोन पेयर के साथ कितने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे? How many orbitals are required for metal? 6 6 ही चाहिए ना। तो यहाँ पे भी आपको 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, यहाँ पर भी 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। ये याद रखना, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 6 आता है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन या फिर आप कितनी ऑर्बिटल्स हमें वैकेंट चाहिए? 6 चाहिए। तो यहाँ हमें क्या चाहिए? sp3d2 या फिर d2sp3। इसका मतलब क्या है? 6 ऑर्बिटल्स खाली चाहिए आपको, है ना। यहाँ पे बोर्ड विजिबल नहीं होगा ना आपको। हमें कितनी ऑर्बिटल्स चाहिए? 6 ऑर्बिटल्स वैकेंट चाहिए। वो कौन सी हो सकती है? या तो sp3d2 हो सकती है या d2sp3 हो सकती है। इसका मतलब क्या है? नीचे तक विजिबल है बोर्ड? यस मैम। तो sp3d2 मींस आपके पास एक s है, 3p और 2d, 6 हो गई। यहाँ पे भी 2d, एक s, 3p, तो यहाँ पे भी 6 हो गई। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर भी 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे, यहाँ पर भी 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे। ठीक है, 1 सेकंड। दोनों केसेस में सिर्फ हाइब्रिडाइज करेंगे। जो हमारे पास लिगेंड है दैट इज साइनाइड, जो कि कैसा है? लिखा नहीं आपको, साइनाइड इज अ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। साइनाइड अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा? वो पेयरिंग करवा देगा। किसकी पेयरिंग करवाएगा? मेटल के इलेक्ट्रॉन की। तो पेयरिंग का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर चला जाएगा। ठीक है, है ना। तो उस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये ऑर्बिटल पेयर, अब इसके बाद दो d ऑर्बिटल्स वैकेंट हो गए, s 3p और फिर हमारे पास d ऑर्बिटल्स। नाउ व्हाट यू रिक्वायर? 2 d ऑर्बिटल्स 1 s 3p, ये आपस में हाइब्रिडाइज करके d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, है ना। दिस इज 3d 4s 4p 4d। 4d ऑर्बिटल हमारी यूज नहीं हुई, सिर्फ 3d हुई, 4s और 4p यूज हुए। ठीक है, तो हमारे पास जो साइनाइड है वो अपना इलेक्ट्रॉन इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट करेंगे इस तरह से। ठीक है, क्या? और इस केस में हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे बॉटल कैसा है? इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाते, यहाँ हमारे पास पेयरिंग नहीं होगी, तो जो ये d ऑर्बिटल्स है ये एज इट इज रहेंगे। ठीक है, ये d ऑर्बिटल्स हमारे पास एज इट इज रहेंगे। तो हाइब्रिडाइज क्या करेगा? एक s 3p और यहाँ से 2 d ऑर्बिटल्स, और साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन्स इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट करेगा।
ठीक है, कौन हाइब्रिडाइज किया? 4s 4p 4d। तो पहले इनर d ऑर्बिटल्स यूज हो रहे थे। इनर का मतलब जो न्यूक्लियस के पास है, 3d ऑर्बिटल्स। अब इस हाइब्रिडाइजेशन को आप क्या बोलोगे? इट इज d2sp3। यहाँ पेयरिंग नहीं हो रही, पेयरिंग नहीं हो रही तो इनर d ऑर्बिटल्स वेकेंट नहीं है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में बाहर के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d2 sp3d2। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्योंकि इनर d ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, सिंस inner d orbitals are used, therefore इसको हम क्या बोलते हैं? inner orbital complex। और यहाँ क्या हो रहा है? since outer d orbitals are used, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? outer orbital complex। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या सीखा? अगर हमारे पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा देगा मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी वजह से इनर d ऑर्बिटल्स आपके पास वेकेंट होते हैं, फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी और उसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन d2sp, मतलब d को आप पहले लिखोगे क्योंकि इनर d ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 हो जाएगी क्योंकि इनर d ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ हमारे पास लिगेंड कैसा है? इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा सकता। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ पे इनर d ऑर्बिटल्स दो चाहिए ना हमें, दो वेकेंट नहीं होते, इस वजह से वो बाहर के d ऑर्बिटल्स को यूज करता है एंड दैट इज व्हाई वी से कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हुई, बाहर की d ऑर्बिटल्स यूज हो रही है, तो देयरफॉर वी से दैट द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज अ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहां तक सबको क्लियर हो गया? एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, अब इसके बाद ना एक बार ये पॉइंट लिख लो। If coordination number is 4 and if coordination number is 6, 6 coordination number पे हमेशा आपको octahedral complex मिलेगा which can be ठीक है, ये नोट कर लो एक बार कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल बनेगा, पर हाँ जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है वो d2sp3 हो सकती है या sp3d2 हो सकती है। अगर d2sp3 होगी तो उसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि इनर ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, या लिगेंड कैसा होता है उस केस पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। और sp3d2 का मतलब आउटर ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं एंड कॉम्प्लेक्स हमारे पास कैसा होगा? वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। मगर अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो वहां दो तरह की ज्योमेट्रीज पॉसिबल है। कौन सी पॉसिबल है? Tetrahedral Tetrahedral and square square planar. plane. हाँ, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। और टेट्राहेड्रल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3, स्क्वायर प्लेनर की क्या होती है? dsp। बाकी हम काफी एग्जांपल्स करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे ये सारे पॉइंट्स। ठीक है,
चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर डाल देना जो भी था। मैग्नेटिक बिहेवियर, magnetic behavior of complexes can be of two types. Complexes can be of two types: diamagnetic and paramagnetic. अच्छा, diamagnetic complexes कौन से होते हैं? फील्ड ऑर्बिटल्स इसमें। हाँ, those complexes which have no unpaired electron. Those complexes which have no unpaired electrons. और पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं? Complexes which have at least one unpaired electron. ठीक है? At least one unpaired electron. Okay? And magnetic moment. Magnetic moment can be, अच्छा magnetic moment का सिंबल क्या होता है? म्यू। हाँ, म्यू। Magnetic moment can be calculated. फॉर्मूला याद है किसी को? √2 ब्रैकेट 1 + 2। दो फॉर्मूला है ना इसके, म्यू इज इक्वल टू n प्लस 2 और √4s s प्लस 1। n क्या है यहाँ? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और s क्या है? टोटल स्पिन। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करती हूँ। हमने दो कॉम्प्लेक्सेस स्टडी किए थे ना अभी। एक कॉम्प्लेक्स क्या था? मैंगनीज के साथ साइनाइड और एक कॉम्प्लेक्स मैंगनीज के साथ लिगेंड वाटर। तो यहाँ पर मैंगनीज 3+ में था, यहाँ हमारे पास पेयरिंग हुई थी या नहीं? वो हुई थी पेयरिंग। हाँ, तो यहाँ D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना। इन ऑर्बिटल्स में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ पे एक और ये दो, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर हो गए। ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास? 2। s का मतलब क्या होता है? s का मतलब है टोटल स्पिन। स्पिन का मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसकी स्पिन होती है +1/2। एंटी क्लॉकवाइज की स्पिन हमारे पास कितनी होती है? -1/2। तो यहाँ दोनों ही क्लॉकवाइज प्रेजेंट है। पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन 1/2, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन 1/2। टोटल स्पिन कितनी होगी हमारे पास? 1। तो हमने यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर लेना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला n+2 है ना, या 4s s + 1। ये वाला फॉर्मूला है। देखो आंसर दोनों से सेम आएगा। यस मैम। सेम आएगा ना। और आंसर कितना आएगा आपके पास? कैलकुलेट करके देखना। आपके पास म्यू का आंसर आएगा 2.8 बोहर मैग्नेटॉन्स। ये यूनिट्स होते हैं। म्यू के यूनिट्स क्या होते हैं? bm का मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन।
Bm stands for Bohr magneton. ठीक है, और यहाँ अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर मैंगनीज इसमें पेयरिंग नहीं मिलती है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन, इसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास इस केस में? 4. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, स्पिन की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 2 आएगी मैम। तो यहाँ पे देखना म्यू का फॉर्मूला लगाना, 4.9 बोहर मैग्नेटॉन आंसर आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे आ जाता है कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो वो आ सकती है, पर फॉर्मूला लगा के तो देखो सभी सॉल्व कर लेंगे। आप एक तरह से मैंने वैल्यूज को ना याद किया हुआ है, एग्जाम में फिर वो जल्दी सॉल्व हो जाता है, मतलब आपको टाइम, मतलब आपको सॉल्व करना ही नहीं पड़ता। तो मैं आपको एक बार वो ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। ट्रिक हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कभी भी देखना ये होगा 0, 1, 2, 3, 4 या 5। 5 से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 5 ही हो सकते हैं, है ना। तो अगर तो आपका n की वैल्यू 0 है तो म्यू की वैल्यू 0 आएगी। अगर 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, देन 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और इसके बाद अगर डेसिमल के बाद एक डेसिमल यूनिट तक प्लेस आप याद रख लेना, और वो हमारे पास क्या है 7, 8, 8, 9, 9, ठीक है। 7, 8, 8, 9 ऐसे याद कर लेना। तो ये हम याद ही रख लेंगे तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज आप ऐसे याद कर सकते हो। नोट कर लिया सबने? Yes, ma'am. Okay. So now we'll practice some questions from Willis-Born theory. ठीक है, postulates हमने कर लिए हैं, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम पहले एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी सारे आप खुद से करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। एंड आपको बताना है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोबाल्ट हमारा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है 3+, जिसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3d6 4s0, 3d6 3d6 4s 4p 4d। कितने लिगेंड्स अटैच करने हैं हमें? 6 लिगेंड्स अटैच करने हैं, तो उसके लिए हमें 6 ऑर्बिटल्स मेटल के वेकेंट चाहिए, बट हमें पता है फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है तो वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा सकता, है ना। मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा सकता sp3d2। तो ये हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे हाइब्रिडाइज करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारे पास
sp3 d2 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल मैग्नेटिक मोमेंट 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो 4.9 बोहर मैग्नेट्रॉन और आउटर ऑर्बिटल है या इनर ऑर्बिटल क्योंकि पेयरिंग नहीं करवा रहा लिगेंड हमारा वीक फील्ड है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर की ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हम इसे क्या बोलेंगे इट इज अ वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है या हो गया सबका सॉल्व एवरीवन हो गया मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का साइनाइड के साथ ठीक है और मैं आपको बाकी सारे क्वेश्चंस दूंगी वो आपका होमवर्क रहेगा कल आपने मेरे साथ क्लास में डिस्कस करने हैं। इतने कर लेना ठीक है या भी कर लो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो पहले। D2sp3 यस और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी 0 0 होगा इसका। हाँ जी 0। नेक्स्ट inner करो orbital complex नेक्स्ट। हाँ इस केस में हमारे पास D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 कॉम्प्लेक्स कैसा होगा इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल inner orbital मैम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स राइट स्ट्रॉन्ग या हम क्या बोलेंगे इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट करो मैम D2sp3 नेक्स्ट इसमें भी D2sp3 और मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 हाँ 1.7 ठीक है। अमोनिया ना ध्यान रखना अमोनिया जो लिगेंड है वो हमारे पास होता है इट इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग लिगेंड ठीक है काफी स्ट्रॉन्ग नहीं है इट इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग। बाकी हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे दिस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। अभी के लिए आप याद रख लो कि जो अमोनिया है वो अगर आप मेटल ले रहे हो +2 में और एक मेटल ले रहे हो +3 में +2 के साथ तो ये बिहेव करता है एज वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स पर +3 के साथ ये बनाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स ठीक है।
इसको याद रख लो, इसका रीजन है प्रॉपर, पर वो हम फिर आगे डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, ठीक है। मैम हाँ जी, मैम ये जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है इसमें D2sp3 कैसे आएगा? ये तो कोबाल्ट यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। ये वाला थर्ड कॉम्प्लेक्स मैम। यहाँ Yes, ma'am. कोबाल्ट +2 में है ना। यस हाँ जी। हाँ, तो +2 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक सेकेंड, इसमें ना आपके पास हाँ, ये वाला रुक जाओ, ये मैं आपको समझाती हूँ अभी। इसका D2sp3 जो हमारे पास है वो होगा, ठीक है, पर उसका रीजन मैं आपको करवाती हूँ। एक बार आप ये सॉल्व कर लो पहले, ये फटाफट से सॉल्व करो। ये D2sp3 ही आएगा, पर मैं आपको बताती हूँ कैसे आएगा, ठीक है। अमोनिया के साथ करो एक बार पहले फटाफट से। फोर्थ हो गया सबसे। मैम sp3d2। हाँ, इसका sp3d2 और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 3.8। कितनी आ रही है? 3.89। हाँ, 3.89, ठीक है। ये ना याद रखना, ये म्यू जो आपके पास वैल्यू आ रही है एक्सपेक्टेड है, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी वैल्यू आ रही है। ऑब्वियसली क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3 है, तो हम यहाँ पे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि 3.8 बोर मैग्नेटॉन वैल्यू आएगी। दिस इज योर म्यू एक्सपेक्टेड, दैट इज 3.8 बोर मैग्नेटॉन। अच्छा, इसको ना म्यू स्पिन भी बोलते हैं। म्यू स्पिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास स्पिन मोशन की वजह से आता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में कल बताऊंगी। पहले हम ना ये एग्जांपल कर लेते हैं जो अभी मैंने आपको दिया था क्वेश्चन, कोबाल्ट NO264 नेगेटिव। देखो, इसमें आपने आंसर बताया मुझे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो आंसर सही है, पर उसका रीजन देखो क्या है। यहाँ कोबाल्ट हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, 3d7 सिस्टम, 4s0। तो 3D में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7, ठीक है। 4s, 4p, देन 4d। अब अगर हम बोल रहे हैं कि नाइट्रो ग्रुप हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करवाएगा। ज्यादा से ज्यादा पेयरिंग तो यही हो सकती है ना, यहाँ पर। बस अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए? हमें 2 ऑर्बिटल्स चाहिए। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें 2 ऑर्बिटल्स चाहिए, इनर d ऑर्बिटल हमें 2 चाहिए, पर वो तभी मिल सकती है अगर ये खाली हो। ये खाली कैसे होगा? हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट करके बाहर वाले ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से सिस्टम बन जाता है। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। sp3 यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका 4d में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आपके पास 1.7 बोहर मैग्नेटॉन्स है, ठीक है।
बाकी इसको हम पूरा और डिटेल में करेंगे। इसकी वजह से ना क्या होता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट करके इधर चला गया, उसको आपने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया है, हमने साइंटिस्ट ने मतलब उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया है। कैसे प्रूफ किया है? ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का नाइट्रो ग्रुप के साथ, वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे की रिडक्शन कर दे, और दूसरे की रिडक्शन करने के लिए उसको खुद कैसा होना चाहिए, बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए, है ना। उसकी खुद की ऑक्सीडेशन होगी तभी वो दूसरे की रिडक्शन करवा सकता है। खुद की ऑक्सीडेशन का मतलब वो बहुत आसानी से अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और वो तभी लूज कर सकता है अगर वो वाला इलेक्ट्रॉन जिसको उसने लूज करना है वो बाहर की ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, न्यूक्लियस से दूर हो, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन 4d में प्रेजेंट है, दैट मींस इट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड देयरफॉर दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली लॉस्ट। तो इस कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन होती है और ये दूसरे की क्या कर सकता है, रिडक्शन। ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, व्हिच इज अ प्रूफ कि हाँ इसमें इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है। और जब आपने इसका मैग्नेटिक मोमेंट मेजर किया वो भी 1.7 बोहर मैग्नेट्रॉन आया, इसका मतलब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ना कॉम्प्लेक्स में, पर इनर ऑर्बिटल किस वजह से इनर ऑर्बिटल आया d2sp3, किस वजह से, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 4d में चला गया। अब क्लियर है सबको, एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो ठीक है, अभी आज हम इतना करेंगे। नेक्स्ट कल के लेक्चर के लिए आपने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं घर से, फिर हम क्रॉस चेक कर लेंगे क्लास में, और बाकी फिर हम कंटिन्यू कल करेंगे विद टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और उससे हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हो जाएगी, और कल फिर हम स्टार्ट कर देंगे दैट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। और हाँ जी हाँ जी मैम, ये जो आप एग्जाम्पल बता रहे हैं ये वाला, तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास और भी हैं या एक्सेप्शन केस एक ही है? नहीं और है, वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। ओके मैम, एक दो और मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है, ओके, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट है? एनीवन? ओके देन we'll continue tomorrow, और होमवर्क करके रखना कल, ठीक है। आई एम एंडिंग द क्लास।